मेरी राय ये है कि हमें पॉलिटिशियंस को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेट्स को अब सही अपना फैसला देना चाहिए कि बाबा आपने 40 साल 30 साल तक आपने जो पॉलिसी चलाई वो पॉलिसी फेल हो गई, अब उस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। सर बिल्कुल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी इस पे बात हो रही है। देखिए प्रेसिडेंट साहब बात किया ना कि अभी कल ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बुला ली, ठीक है, मिलिट्री टॉप लीडरशिप क्यानी साहब होंगे, डीजीआईएसआई होंगे या दीगर लोग होंगे जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं, उसमें होंगे 65 लोगों के अलावा ये के साथ वो भी शामिल है। अभी आपने बात की और ये बिल्कुल उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि फॉरेन पॉलिसी आपकी कौन बनाता है या आपकी फैसले कौन करता है और कौन नहीं करता, किसने उस दिन कोर कमांडर्स की इतवार को कॉन्फ्रेंस होती है, साथ ही फिर जो भी मैसेज आता है फिर फोनें खड़कनी शुरू हो जाती हैं तमाम लीडरशिप को पीएम हाउस से, और फिर जनाब ऐलान होता है कि जो 29 तारीख को बुलाया जाएगा। तो पॉइंट इज कि क्या ये इनको फिर या तो बुलाए ना इनके, ये तो फिर वो बिल्कुल डमी हुए ना कि जी फैसला आप करेंगे, जिन्होंने करना है या जिन्होंने कर लिया है फैसला वो तो फिर कहीं और बैठकर हो रहा है ना जी, वही हो रहा है आपका कौन, तो अभी भी यही होगा, तो फिर कोई फायदा नहीं बुलाने भाई का। आप बात सुनिए ना हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट में यही लोग सारे नहीं बैठे। अवाम क्या कहती है सर वो आपने सुन लिया नहीं, अवाम को छोड़े ना, अवाम को, गरीब को हमने तो उस जगह पहुंचाया है कि वो तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो हमने भूख, बीमारी और परेशानी के अलावा कुछ दिया ही नहीं। देखिए बात सुने, या तो पॉलिटिशियंस अपने आप को असर्ट करे कि भाई अब जो आपने 30 साल कर लिया अब हमारा है, चलो अगर कल ये डिसीजन आ जाता है एपीसी में कि भाई अब नहीं, अब हम जाने, अमेरिका जाने, दुनिया जाने, इसको अब हमारे हाथ में होगा, तो फिर आप कहेंगे कि इस एपीसी का कोई रिजल्ट आएगा। जब तक ये नहीं होगा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास नहीं किया, और उस रेजोल्यूशन को डिक्टेट किसने करवाया और उसको पास किसने करवाया, उसका रिजल्ट क्या निकला? आपने ड्रोन रोके? कुछ भी नहीं उसका रिजल्ट। ठीक है, एपीसी रेजोल्यूशन पास करेगा ना, एपीसी क्या करेगा वहां पे, रेजोल्यूशन ही पास कर लेगा ना। उस रेजोल्यूशन में कल अगर हमारा जो जीएचक्यू और पेंटागन में चीजें तय हो जाती हैं, हमारा एपीसी का रेजोल्यूशन का वही हाल होगा जो ज्वाइंट सेशन का हुआ था। ठीक जकी साहब, ये फिर कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक एसओपी है सर लोगों को बेवकूफ बनाने की, जी 2 मई हो गया तो जी फलाना करेंगे, और जी फलाना वाकया होगा तो ये कर लेंगे, तो ये भी फिर बनूरा कुश्ती हुई ना सर। देखिए बजेंजो साहब ने तो बड़ी माजी का हकीकत पसंदाना तजिया किया है, लेकिन यह है कि एक बुनियादी तब्दीली हमारी तरफ नहीं आई, अमेरिका की तरफ आई है। वो ये है कि जब रूस के खिलाफ जो इन्होंने कहा इत्तेहाद उन्होंने बनाया था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फौज का, अमेरिकन फौज का और मुल्लाओं का, वो इत्तेहाद अपने मकसद को कामयाब होने के बाद उन्होंने अपनी तरजीहात तब्दील कर दी। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो रिश्ता हमने आईएसआई के साथ कायम किया था सीआईए ने, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, मकसद पूरा हो गया, तो अब हमें रा के साथ वो रिश्ता कायम करना है, क्योंकि अब हमारा टारगेट सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है, हमारा मुस्तकबिल का टारगेट है वो चीन है और उभरता हुआ इस्लाम है। तो उनके 3 मकासद के लिए उन्होंने एक नई अनहोली ट्रायंगल बनाई थी, ठीक है, सीआईए, मोसाड और रा, और वो सारी पॉलिसी, इसलिए टारगेट जो है अब वो जो हमारी आर्मी और आईएसआई उनके इत्तेहादी थे अब वो टारगेट हैं, इसलिए वो अब अपने टारगेट बनने के बाद कौम के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। ये एक नया पहलू निकला है कि अब हमारी फौज और हमारी सिविलियन लाइफ के अंदर इत्तेहाद के जेन्युइन इम्कानात पैदा हुए हैं। क्या हम उसको मटेरियलाइज करके इस कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। और अगर ये एपीसी में ये दोनों साइडें में अगर तो हमारे मकासद अलग-अलग हों तो फिर कोई फायदा नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि कौमी मकासद हमारे अस्करी क़यादत के और सियासी क़यादत के कन्वर्ज कर रहे हैं। तो जब कन्वर्जेंस होती है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये दिस इज अ पॉजिटिव साइंस है। तो मैं छोटी सी ब्रेक, जकी साहब आप बात मुकम्मल कर लें सर, कान में इशारा होता है, हम क्या करें? अच्छा चलिए, उसके बाद मैं एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। जकी साहब आपसे बात हो रही थी, मैं चाहूंगा वहीं से शुरू कीजिए।
तो आप सवाल पूछिए। सवाल पूछिए सर। वो एक तो आप हकानी नेटवर्क के हवाले से बात कर रहे थे। हकानी नेटवर्क देखिए, आज आपने अखबार में तस्वीर देख ली होगी, हमने तो पहले भी देखी हुई है कि वो रेगन साहब तक उसकी रिसाई थी, सीनियर हकानी साहब की, और अमेरिका ने उनकी परवरिश की, वो उनके फेवरेट थे। अभी रिसेंटली जब अमेरिका को मायूसियां हुई सर्ज के बाद, तो उन्होंने हकामी नेटवर्क को कांटेक्ट किया कि हमारे साथ तुम कोऑपरेट करो, हम तुम्हें हाईएस्ट ऑफिस देने को तैयार हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम मुल्ला उमर को लीडर मानते हैं और हम शूरा के बगैर आपसे बात करने की आपकी कोशिश है। तो फिर अब उनको ये गुस्सा है। अब आप अगर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि नेक मोहम्मद ने आपसे बात की जब, तो मार दिया। देखे ना, अहमद शाह मसूद, वो जो था बैतुल्ला मसूद, उसकी पहले पाकिस्तान निशानदेही करता रहा, उसको नहीं मारा। जब उसकी पाकिस्तान से अंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको मार दिया। अच्छा, अब डबल गेम का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका डबल गेम नहीं कर रहा हमारे साथ। अब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? इसको असला कौन दे रहा है? इसकी सुपरवाइजन कौन कर रहा है? 30,000 रुपए महीने के ऊपर तनख्वाह पे बंदे रख रहे हैं सर, जो लुच्चे लफंगे जो कुछ नहीं करते थे वहां पर, वो सब इसमें भर्ती हो गए। अगर वो आप अगर फर्ज कीजिए, मैंने कल ये कहा कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया की जो जहां पे गड़बड़ हो रही हो वहां के लोगों के साथ कांटेक्ट ना रखते हो। अगर नहीं रखते तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ वो हमदर्दी करते हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के कांटेक्ट हैं, ब्रिटानिया के कांटेक्ट हैं, फ्रांस के कांटेक्ट हैं और खुफिया बातचीत करते हैं। ये काम है जी आईएसआई या रॉ या किसी भी आप इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम ले, उनके अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, वो करते हैं। ठीक। अच्छा, और हमारे मुल्क के अंदर जो मसला पैदा हुआ है हमारी फौज के और अमेरिकन फौज के दरमियान, ये है जब रेमंड डेविस पकड़ा गया तो उसको जो उन्होंने सैबोटाज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे मुख्तलिफ, वो उनके नेटवर्क में से कुछ लोगों को हमने भेज दिया, वापस किया कि जी आप उसको, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो इलीगल बंदे आपने रखे हैं सारे वो भी नहीं गए, थोड़े से 200 कहते हैं भेजा जी, मुझे नहीं पता कितने भेजे हैं, कुछ लोग भेजे गए हैं। उसके लिए वो फिर नए लाना चाह रहे थे तो उनको वीजे का मसला हुआ है। उससे वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमें जो हर ग्राउंड इंटेलिजेंस मिलती थी वो नहीं मिलती, उसमें रुकावट डाली है आईएसआई ने, तो इसलिए वो उनकी मदद कर रही है इनडायरेक्टली। असल बात यह है कि उनका जो इलीगल नेटवर्क था उसके ऊपर चेक आ गया, उसके ऊपर थोड़ी सी कमजोरी आई है। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, तो राजी नहीं है इस वजह से, इस बात से भी राजी नहीं है क्योंकि वो तो फिर उनकी पहले मुशर्रफ के दौर में तो उनके पास सारे अड्डे थे, जो मर्जी करते थे। अब ये तेल उनको मिलता है तो ड्यूटी के बगैर मिलता है, हमारी सड़कें बर्बाद करते हैं तो उसका किराया नहीं देते, भाई यूज का कोई टैक्स ही लगा देते हैं उन पर। कहते हैं सर एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अगर उनको हम लोग चार्ज करते ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, 7 अरब डॉलर सालाना हम इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन हम वो 1 अरब के पीछे रोते हैं कि जी नहीं, हम जनरस है ना, हम खैरात मांगते हैं, हम उजरत नहीं लेते, हम खैरात लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए बसंजर साहब कि अभी क्योंकि आप सेनेटर हैं, सेनेट पे बैठते हैं, सारा ये बातचीत होगी, सारा आप लोगों को इसमें डिस्कशंस होंगी, अब सिर्फ एक अवामी सेंटिमेंट है, एक फौजी पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि बहुत ज्यादा वेटेज, असल वेटेज ही उसकी है, और एक उसको फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो सामने बंदा आता है वो आपका पार्लियामेंट का हिसाब किताब होगा। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है सर, इसमें अवाम ने तो सपोर्ट कर दिया द मोमेंट दे फेल्ट कि यार ये पाकिस्तान के मुल्क से मोहब्बत का इजहार यहां से आता है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। फौज पे हम सलाम करते हैं जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियां दी, और ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस को हम जो भी बात करते हैं उनका रोना ये कि जी हमारे पास तो पावर ही नहीं है, फैसले तो कहीं और होते हैं, कोई जीएचक्यू का नाम लेते हैं, कोई सदर साहब के सदर का नाम लिया जाता है कि चंद लोग वहां पर डिसीजन करते हैं, पार्लियामेंट तो डमी है। अब सर होगा क्या, अब होना क्या चाहिए और आपको नजर क्या आ रहा है? बिल्कुल सर, ओपनली फ्रैंकली देखिए, अगर आप ये पूछते हैं कि होगा क्या, मेरी राय में कुछ नहीं होगा। सेटलमेंट होगी, अच्छा, उन्हीं शराइत पे सेटलमेंट होगी, अमेरिकन गोरों की, कुछ कम कुछ ज्यादा, ठीक, कुछ आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी, कुछ वो नीचे आ जाएंगे, जो मेरी वो अभी तक मुझे ये महसूस हो रहा है। ठीक ठीक। दूसरी बात यह कि अगर वाकई इस मुल्क के साथ
ये जो तुम सबका नाम ले रहे हो, द पार्लियामेंट, द ब्यूरोक्रेट्स, द डिप्लोमेट्स, द फौज, इनको वाकई ये मुल्क अजीज है जैसा वो कहते हैं, जो मुझे बिल्कुल, मैं आपकी बात पे एग्री नहीं करता। इन लोगों को मुल्क अजीज है, क्योंकि जिसका अजीज जिस चीज को आप रखते हैं उसके साथ ये नहीं करते हैं जो हम कर रहे हैं। उसके बच्चों को भूख से नहीं मरवाते हैं, उसके फौज को बिला वजह जो है पहाड़ों में नहीं घुमाते हैं दूसरों के लिए। अगर वाकई ये इंटरेस्टेड है कि ये मुल्क एक मुल्क बने, इस बात को जकी साहब ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहले एक बात तय कर ले, फौज तय कर ले, यहां की इंटेलिजेंसिया तय करे, यहां की पार्लियामेंट तय करे कि नाउ पाकिस्तान विल बी अ डेवलपिंग स्टेट, पाकिस्तान विल बी अ वेलफेयर स्टेट, पाकिस्तान विल नॉट रिमेन एज सिक्योरिटी। सर, द क्वेश्चन इज, कैन वी डू दैट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन्स? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि एक काम है जो आप कर सकते हैं, अमेरिका से हाथ जोड़ो। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जितनी मदद की है हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा अफगानिस्तान है, उसमें बादशाहत लाते हो, उसमें जमहूरियत लाते हो, उसमें जिसको लाते हो, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद हमारी टेरिटरी हमारी है, यहां हम किसी दूसरे को दाखिल नहीं होने देंगे, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क है, चाहे तालिबान है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे दूसरा है, तीसरा है। हमारा जो टेरिटरी है वो हमारा टेरिटरी हो। मैं न अपने टेरिटरी से कोई बंदूक चलाने दूंगा, ना गोली आने दूंगा। देखिए, ये वो डिसीजन है जो आप लाइन ड्रॉ करने की, और इसको हम बार बार कह रहे हैं और सालों से कह रहे हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप इस तरह लोगों को, गरीबों को खौफजदा करके, जज्बाती करके, हमने हिंदुस्तान से इनको डराया, हमने अमेरिका से सिर्फ इसीलिए कि वी वांट टू रिमेन एज ए सिक्योरिटी स्टेट। ये आपको तय करना होगा कि बाबा पाकिस्तान अब सिक्योरिटी स्टेट, किसी से इख्तिलाफ नहीं है, न हिंदुस्तान से न ईरान। हम अपना मुल्क है हमारा, वी आर न्यूक्लियर स्टेट। कोई अगर पर हमला करेगा, वी विल न्यूक। फ्रांस पे आज भी कोई हमला करेगा, दे हैव राइट टू डू इट। तो ना आप पे हमला कोई कर सकता है, इसीलिए हमें सारे तमाम फर्क। लेकिन सर, क्वेश्चन बजिंजो साहब जो था मेरा, वो ये है कि प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि गालिबन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस थी, बिकॉज इनके रवाबित भी थे और इनका एक सिलसिला था, और बहुत सी डिसीजन मेकिंग जो थी वो अफगानिस्तान की पाकिस्तान में होती थी। इसके बड़े गिले शिकवे भी अफगानियों को हैं, डेफिनेटली उन्होंने भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह कि अब जबकि एक इंडिया का अफगानिस्तान में नजर आ रहा है, जो एंटी पाकिस्तान एक सेंटिमेंट आ रही है, हमें क्या तो आप नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म एक मुसीबत छोड़ जाएगा हमारे लिए? मेरी बात सुने, हम कहां से इंडिया को निकालेंगे, कहां से अमेरिका को निकालेंगे? आपको मालूम है ईरान का और इंडिया का ये भी एग्रीमेंट है कि अगर कभी इंडिया पे बुरा वक्त आया, दे विल यूज द ईरानियन सॉइल। हम देखिए, मेरी खुदा के लिए इस मुल्क को निकालो, इसी में फंसे रहोगे और यही आपके साथ होता रहेगा। बाबा इंडिया जाने, अफगानिस्तान जाने, फलाना जाने, हम इन चक्करों में कि इंडिया को कहां रोकना है, अमेरिका को कहां रोकना है, ईरान को किस तरह रोकना है, अमेरिका को बढ़ावा देना है, चीन को अमेरिका के मुकाबले खड़ा करना है, रूस को तोड़ना है, अमेरिका को बढ़ाना है। देखिए, 40 साल से आप इस चक्कर में हैं। अब आप दोबारा वही शुरू कर रहे हैं, उसी विषय सर्कल में जा रहे हैं कि जी वहां पे इंडिया आ गया, फिर हमारा क्या होगा? आ जाए इंडिया, आ जाए, क्या है, क्या करेगा इंडिया हमारा? आप जिस जगह पे खड़े हैं, अफगानिस्तान को अगर आप अफगानिस्तान बनाएं, अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के अलावा गरीब के पास चारा ही नहीं है। कहां जाएगा? इंडिया नहीं, अब दुनिया को ले जाए। आज आप शेर क्यों बनाए, अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं? इसीलिए कि अफगानिस्तान का आउटलेट आप है। ठीक, तो इसीलिए अपने आप को इस अस्करियत से निकालो, इसी अफगानिस्तान से ट्रेड करो, इस अफगानिस्तान को नॉर्मल करके सेंट्रल एशिया को यूज करो। ग्वादलूट आपके पास पड़ा हुआ है, कराची आपके पास पड़ा हुआ है। आप $1 बिलियन के लिए, आई एग्री विद जकी साहब, आप जो है ना खैरात के बगैर होते नहीं। अगर आपको कोई कहता कि हम आपको मुआवजा देंगे, आप बोलते मुझे खैरात दो।
इस वक्त आप कुछ ना करें यार, तरकोल को और सिंध के रिजर्व को डेवलप कर लें, ना आपको अमेरिका की जरूरत है, ना किसी दुनिया की जरूरत है। ट्रिलियन ऑफ डॉलर के आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं और आप $1 बिलियन के लिए क्या मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्योंकि मुझे हर हाल में ये मुल्क सिक्योरिटी स्टेट बनाना है। सिक्योरिटी स्टेट से जब तक तो आप नहीं बेसिक निकलेंगे, आपका जो मौक़िफ़ है वो कि सिक्योरिटी स्टेट से Welfare state. हाई टाइम टू वेलफेयर स्टेट देखिए, और टू डेवलपिंग नेशन। मैं- सर एक क्विक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तसल्ली से आप जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक ना कोई है जो खट्टी मीठी बातों से मनाएगा, कभी हर मामले में तड़का लगाएगा, एक दूसरे की प्लेट से खाएगा, एक वो जो बटरिंग से काम निकलवाएगा, या आखिरी ग्लास भी शेयर करवाएगा। अपनी फैमिली की ये मिक्स प्लेट, मजा हो बेटर जब सब टुगेदर। मुझे अपने बैंक से चाहिए बैंकिंग की तमाम सहूलियात बेमिसाल खिदमत, शरीयत की बरकत के साथ। इसीलिए बुर्ज बिजनेस अकाउंट खोला है, क्योंकि बरकत तो सिर्फ शरीयत में है। बुर्ज बैंक, शरीयत में बरकत। मजीद तफसीलात के लिए अपने करीबी बुर्ज बैंक ब्रांच विजिट करें या 0800-00343 पर कॉल करें। A product of Popular Group. ये है वक्त। वेलकम बैक जी जकी साहब। देखिए, मैं तो शुरू से बात ये करता हूं कि कायदे आजम ने हमें की थी कि पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत होगी, वफाकी निज़ाम होगा ठीक, और वेलफेयर स्टेट होगी। हमने जमहूरियत का तख्ता उलट दिया। सर अगर एक चीज ऐड कर लूं तो, क्योंकि आप सेक्युलर वेलफेयर स्टेट होगी सर। वेलफेयर स्टेट, सेकुलर का लफ्ज जो है ना, इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी है। इस्लामिक उसने वेलफेयर कायदे-ए-आज़म ने बात की। नहीं कहा था उन्होंने। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट भी कहा, मुस्लिम वेलफेयर स्टेट भी कहा था, इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा हूं। वो बात किसी वक्त पे हमने डेमोक्रेसी खत्म करी काफी अरसे तक, और अभी तक सही तरह से वापस नहीं आने दी। दूसरी, जैसा आप कह चुके, हमने फेडरलिज्म को फंक्शन नहीं किया, हमने सेंट्रलिज्म को रखा, सूबों के इख्तियारात हमने छीने रखे। तीसरा, वेलफेयर का तो सवाल ही नहीं, वेलफेयर की बजाय सिक्योरिटी स्टेट हमने बनाया। खारजा पॉलिसी का बुनियादी प्रिंसिपल कायदे आज़म ने कहा था कि फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस और पीस एट होम एंड पीस अब्रॉड। ये वन लाइनर है पूरा, पीस एट होम एंड पीस अब्रॉड, जिसकी बात आज हम और उन्होंने इंडिया के साथ भी पीस की बात की थी। तो हमने इस वक्त जो जरूरत है कायदे आज़म का, जो मैं कहता हूं, एक तो वेलफेयर स्टेट की जरूरत है, एक पीस एट होम की जरूरत है, और पीस अब्रॉड की जरूरत है। चीन हमारा दोस्त है। चीन ने भी जब कल्चरल रेवोल्यूशन का अपसेटिंग पीरियड गुजरा तो उन्होंने डेंग शाओपिंग ने क्या कहा, लो फॉर ग्रेड फॉरेन पॉलिसी, नो इंटरफेरेंस इन एनीबॉडीज अफेयर्स, cutting down over concentration on defense, and developing first agriculture, then industry, बिल्कुल दुरुस्त। then science and technology, and then defense, fourth। आज वो 30 साल के अंदर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हो गए हैं। इन न्यूमेरिकल टर्म्स फर्स्ट लार्जेस्ट इन परचेजिंग पावर पैरिटी, दे हैव ओवरटेकन अमेरिका। बिल्कुल, लार्जेस्ट रिजर्व्स। अच्छा, अमेरिका उनका मकरूज हो गया है, और वो दुनिया में एक जनरस तरीके से Expand उनका कर रहे हैं। थ्योरी क्या है, हार्मोनियस सोसाइटी
इनसाइड चाइना एंड हार्मोनियस इंटरनेशनल सोसाइटी। तो अगर हमने अब इस क्राइसिस से निकलना है तो कायदे आज़म का फिलॉसफी पीस एट होम एंड पीस अब्रॉड को अडॉप्ट करें और अपने जैसे बजेंजो साहब ने कहा है कि इनॉर्मस रिसोर्सेज खुदा ने दिए हैं उनको डेवलप करें। गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, मिनरल्स हैं। मैं आपको बताऊं एक एस्टीमेट लगा है कि सिर्फ मार्बल वेल्थ हमारी इतनी है कि अगर मार्बल को बेचें तो यूएई की ऑयल वेल्थ से ज्यादा है, सिर्फ मार्बल की वेल्थ। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो। तो इस लिहाज से मैं हम काम कर रहा हूँ, आप मार्बल एंड ग्रेनाइट मैं काम कर रहा हूँ। मैं अगर अगले 20 साल में हम फोकस करें पीस एट होम पीस अब्रॉड तो हम अपने लोगों को वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वो प्रॉस्पेरिटी दे सकते यूरोप में भी ना हैं हो पॉसिबल कि यूरोप से बेहतर हो सकता है, लेकिन हमें ये मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। और जहां तक अब अमेरिका की धमकियों का सवाल है, कौम एपीसी में अगर मुतहदा फैसला कर ले कि हमने झगड़ों से अलग होकर उनको कहना जी ठीक है कि हसीनों से फकत साहब सलामत दूर की अच्छी, ना उनकी दोस्ती अच्छी ना उनकी दुश्मनी अच्छी। वी डोंट वांट कन्फ्रंटेशन। हम ना आपसे लड़ना चाहते हैं ना आपके सामने झुकना चाहते हैं। अगर आप दोस्ती के तौर पे आते हैं तो बैठ के बात करिए, कुछ हमारी मानिए कुछ अपनी सुनाइए। तो मेरा ख्याल सर है एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। डायलॉग है। नाउ द पॉइंट इज कि होगा क्या? होगा यही कि हम फैसला क्या करेंगे। अगर हम कौम मुत्तहिद हो, क्या क्या करे, कौन करेगा? खारजा पॉलिसी तब्दील करने की बात हो रही है। खारजा पॉलिसी कोई चीज होती ही नहीं है, अंदरूनी हालात की बाहर अक्कासी होती है। अगर हम अपना ये फैसला कर लें अपने मुल्क को डेवलप करना है तो हमारी खारजा पॉलिसी खुद बहुत इंप्रूव कर जाएगी। ठीक। और सर आप हमेशा कहते हैं ना कितने दुश्मन बनाए और कितने दोस्त, ये भी अक्कासी होती है ना खारजा पॉलिसी की। नहीं, ये तो एक ये भी था ना सर कि अब तो सर अमेरिका जो अब बड़ा हम सो कॉल्ड हम तो उसके अलाय थे, नॉन नेटो अलाय और बड़ी बातें, नहीं, आज वो आप पे चढ़ दौड़ने की बात करते हैं। वो तो जो सिख माइंड थे ना, मुशर्रफ जैसे, जियाउल हक जैसे, वो उनकी थिंकिंग थी। अच्छा, इससे पहले कि मैं बजेंजो साहब पे जाऊं सर, मुझे क्विकली एक चीज आपसे और भी पूछनी है। अब ये जो पाकिस्तान के सदर साहब के बड़ी उन पे लोग तनकीद भी करते हैं, सारी कुछ बातें करते हैं, लेकिन सर जो एक रिलेशनशिप वो चाइना से बनाना शुरू उन्होंने किया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, जो मुशर्रफ दौर में डैमेज हुआ था। आप जानते हैं ईरान के साथ ताल्लुक बनाने की बात की, आज ईरान का बयान आता है कि पाकिस्तान के साथ वो खड़ा है और ऑब्वियसली ईरान की हमें। उसके बाद सर दूसरी चीज देखी कि रूस की तरफ भी उन्होंने रुख किया। क्या ये थोड़ा सा अमेरिका को नागवार गुजरा है ये पाकिस्तान का इकदाम? नहीं जी, ये भी सोचा जाता बात है। यह है कि किसी को नागवार गुजरे या ना गुजरे, हर मुल्क का हक है। हमारी पॉलिसी जब यह है कि सबके साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, तो फिर क्यों नागवार गुजरे? हम क्यों के गुलामी करते रहे हैं? अगर आपका मुलाजम जो है वो आपके किसी ऐसे दोस्त पास चला जाए, इसको आप पसंद नहीं करते, तो आपको नागवार गुजरेगा। लेकिन अगर वो आपकी मुलाजमत छोड़ के जाए तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो अब सवाल ये ना कि क्या पाकिस्तान अमेरिका की मुलाजमत छोड़ेगा और मेरा और अपनी सीवीज भेजेगा चाइना में, रशिया में, या कहीं आगे नहीं, पीछे? सीवीज भेजने की This is the जरूरत नहीं, question. मुलाजमत मत करें। सॉवरन स्टेट है तो सॉवरन की तरह बिहेव करें। कहें जी हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम सबके साथ वो ऐसे तल्लुकात रखना चाहते हैं बायलैटरल बेसिस पर। सर अभी एक बजीर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि चले जी एक बायपोलर निजाम में बैलेंस होता है, कुछ लोग इधर होते हैं कुछ लोग उधर होते हैं, जैसे एक टग ऑफ वॉर की बात होती है, कुछ पहलवान इधर कुछ उधर। यूनिपोलर हो गया, अमेरिका तगड़ा हो गया, लेकिन एक लोग कहते हैं अमेरिका के ऊपर कर्जा इतना है, एक अंदाजे के मुताबिक नेक्स्ट 2 ईयर्स में उनका जीडीपी और उनका डेट बराबर हो जाएगा 3 ट्रिलियन। इट्स लाइक क्रेजी किस्म की सूरत हाल में जा रहे हैं अभी हम। उनसे अगर देखा जाए इन टर्म्स तो काफी ज्यादा बेहतर है, लॉट ऑफ रिसोर्सेज। चाइना एक तरफ डेवलप हो रहा है, फिर उनके पूरे सिलसिले पाकिस्तान के साथ जिस तरह का लॉन्ग टर्म उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी है, और फिर हमेशा साहब आप बात करते हैं कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। अब सर इंटरेस्ट थोड़ा सा डिविएट होता नजर आ रहा है कि हमें भी कुछ समझ आ रही कितने जूते और खा लेंगे। कभी प्रेसिडेंट अमेंडमेंट की बात होती, कभी कतर में कहते हैं जी बेरी बेड़े आ रहे हैं बचाने के लिए, कभी कुछ कॉन्स्टेंटली हम लोग उनसे, उन्होंने हमें दगा ही दिया है। सर डू यू थिंक पाकिस्तान विल बी एबल टू विड्रॉ नाउ मेंटली कि यार बस बहुत हो गया अमेरिका के साथ? देखिए हमें मैं बिल्कुल आपको ब्लंटली लिव एंड लेट लिव, मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली कहूंगा, देखिए अमेरिका ना हमें जबरदस्ती कुछ करा सकता है और न ही कोई दूसरा मुल्क, जब तक हम खुद करने का फैसला न करें। आज तक जो कुछ हमने किया, सारा दिन इल्जाम अमेरिका पे क्यों लगाए? कराया हमारा था, हम मानते गए, उसने कहता गया, आप करते गए। अब जरूरत यह है कि आप जो चाइना की बात करते हैं, चाइना सिर्फ ताल्लुकात की बात नहीं करें,
चाइना की पॉलिसी अपनाएं। मैं आपको पता नहीं, आखिर में एक बात कहूंगा, मुशर्रफ ने जब हमें बुलाया तो शामद नूरानी ने मुशर्रफ से पूछा, ये स्टैंड ऑफ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आप चाइना गए हैं तो चाइना ने आपको क्या कहा है इस हालत में? तो मुझे बिल्कुल किसके परवेज मुशर्रफ के वर्ड याद है कि मुझे चाइनीज ने कहा है कि जी तिंग ज़ियाओपिंग ने जो हमें पॉलिसी दी है कि 2025 तक हम दुनिया की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, उसके बाद भी हम इसको रिवाइव करने की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी राय ये है कि बाबा हम सारे कंट्रोवर्सी से निकले, अपने मुल्क तक फिलहाल महदूद हो जाए, इसको थोड़ा ठीक ठाक करो, इसको अपने आप को इस काबिल करो कि कोई तुमसे हाथ मिलाए, तुमसे बात करे। जब तक आप अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे, $1 मिलियन, $10 मिलियन, $80 मिलियन के लिए भागते रहेंगे और फिर बातें बड़ी बड़ी करेंगे, इनमें कोई मैच नहीं है। उसमें इस तरह करते करते आप कोलैप्स कर गए हैं। आपके 4 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, उनके पास 3 टाइम का खाना नहीं होता है। हमने कभी उनके मुतालिक तो हम सोचे ना यार, वो इंसानों के मुतालिक सोचे जो आज हेपेटाइटिस, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के शिकार हैं। हम तक तो अमेरिका की बात करते हैं, पता है दुनिया की बात करते हैं। टॉक अबाउट दिस पीपल, लुक एट दोस पीपल जो हमारे मुल्क में हैं, जिनके लिए आप कुर्बानी तो उनसे बहुत मांगते हैं। अमेरिका आ गया तो आप उनसे कुर्बानी मांगते हैं, रेमंड डेविस आ गया तो कुर्बानी मांगते हैं, हिंदुस्तान आता है तो आप कुर्बानी मांगते हैं। कभी उसके लिए भी कुर्बानी दो। वो जो 4 करोड़ भूखे हैं, जिनके पास इलाज नहीं है, जिनके पास दवाई नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, कभी उसके मुतालिक भी सोचा जाए। हमने उसके मुतालिक तो सोचना छोड़ दिया। तालीम, सेहत और रोजगार हम पूरी दुनिया के मुतालिक सोचते हैं जो हमारा मसला है। बस बात तो जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये बात आती है कि हम इंटरनल पॉलिसीज को सेट कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हमारे अपने मसाइल क्या है उनको एड्रेस करें, छोड़ दें दुनिया में क्या हो रहा है भाई, कि किसने रूस में क्या करना है, किसने हमें थोड़ा सा अपने इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सेनेटर अकरम ज़ाकी साहब आपका, सेनेटर मीर हासिल खान पजीर साहब, आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, बड़ी गुफ्तगू में बात यही सामने आती है कि बाकियों के इश्यूज को छोड़ दिया जाए, अपने इंटरनल इश्यूज को फोकस किया जाए, अपने मसाइल हैं क्या उनको देखा जाए और उनको एड्रेस करें। और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, ठीक ठाक तगड़ा मुल्क है, हमें कोई किसी से कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वक्ती एडॉक बेसिस पे तो एक सिलसिला चलता है, लेकिन वी नीड टू गेट इट ऑफ ऑल दिस। और ये डिक्टेशन जो हमें लेनी पड़ती है, इसी सूरत में लेनी पड़ती है। अब कर्जा लेंगे, जूते भी खाएंगे तो फिर क्या बात करेंगे। आई थिंक ये वो वक्त आ गया जब कौमों के अंदर एक चेंज लाने की बात होती है। कौम मुतहद हो जाती है, आपने देखा आज भी सब इकट्ठे हो जाते हैं जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट की बात होती है। लेकिन अब मेरे ख्याल में वक्त है कि तमाम सियासी पार्टियां भी इकट्ठी हों, अवाम की बात करते हैं, अवाम की वोट लेते हैं, अवाम के लिए बात करने की कोशिश करते हैं, तो फिर अवाम के लिए कुछ करके भी दिखाएं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क तो पाकिस्तानियों का ही है, और पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तानी होंगे, और पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। और ये जो सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि सिक्योरिटी, इंडिया इज अ थ्रेट, अफगानिस्तान इज अ थ्रेट, फलाना इज अ थ्रेट, ये थ्रेट वो थ्रेट, इससे निकले बाहर और लेट्स स्टार्ट फोकसिंग के पाकिस्तान की प्रोग्रेस किस तरीके से की जाए। और इसको एक वेलफेयर स्टेट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा खुद ही एक्सटर्नल थ्रेट्स तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग द शो। फिर मुलाकात होगी कल 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।